हेलो फ्रेंड्स, आज तक आपने YouTube के बहुत से वीडियोस देखे होंगे। यदि आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आपके सोचने का तरीका ही चेंज हो जाए। और यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सोचने का तरीका या IIT वाली फीलिंग नहीं आए तो इस वीडियो को बिल्कुल डिसलाइक करके जाइए और ऐसा कमेंट भी कीजिए। अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में अपन एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और कोई मुझे पूछे कि सर PNC का मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, तो वो ये वीडियो है। तो इसमें अपन देखने वाले हैं समान वस्तुओं का वितरण, बेगर्स मेथड। यदि आप IIT की तैयारी कर रहे हैं और क्रम से संचय में दिक्कत आ रही है, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको देखना ही देखना चाहिए ये वीडियो। देखिए, इसमें अपन 0 to IIT हीरो, बिल्कुल बेसिक से IIT तक जाते हैं। और इसके साथ आपको DPP मिलती है, तो उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उसके लिए लाइव क्लास होती है, फ्री लाइव क्लास। कितने बजे? 6:15 बजे, और हो रही है। क्लियर है क्या? और इसका डिटेल आपको अंत में मिल जाएगा। और वही बात, IIT में अगर एक चीज कोई पूछे मुझे क्या है, वो है सोचने का तरीका, कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें, वे ऑफ थिंकिंग। तो ये इस वीडियो में अगर आपको नहीं मिले तो फिर कहीं नहीं मिलने वाला। तो पूरा देखिए एक बार। बहुत सा टाइम वेस्ट अपन ने किया होगा YouTube पे, अगर ये पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऐसे नहीं सीख पाएंगे। देखिए, तो पहला है समान वस्तुओं का वितरण। अब बात क्या है कि देखो, जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनका वितरण देख चुके हैं पूरा, वो पीछे के वीडियोस देखिए। इसमें केवल एक बात करूंगा मैं, समान वस्तुओं का वितरण, या इसका नाम है बेगर्स मेथड। तो बेगर्स मेथड देखेंगे और इसी का सब कुछ देखने वाले हैं। क्लियर है? देखिए, n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में बिना प्रतिबंध बांटने के तरीके। n एक समान वस्तुएं, उनको r व्यक्तियों में बांटना है। और कैसे बांटना है? बिना प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कोई प्रतिबंध नहीं है, इसका मतलब क्या है कि देखो, सभी वस्तुओं को बांटे, कि n की n वस्तुएं बांटनी है, अपने पास नहीं रख सकते। तथा एक व्यक्ति को कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है, मतलब एक व्यक्ति है ना, उसको कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है। कितनी का क्या मतलब? 0 भी मिल सकती है, 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, और उसको n वस्तुएं भी मिल सकती है। मतलब n एक समान वस्तुएं हैं, r व्यक्तियों में बांटना है, और वस्तु सब बांटनी पड़ेंगी आपको, अपने पास नहीं रख सकते। और एक व्यक्ति को कितनी भी वस्तुएं कर बांट सकते हो, दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये, आप सबकी सब वस्तुएं एक को दे सकते हो, या सबकी सब वस्तुएं मतलब एक को दे दी और उसमें से एक दूसरे को दे दी। मतलब कैसा भी कर सकते हो, मतलब किसी आदमी को कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं। तो ये तरीका कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुन लो। यहां पे दो चीजें, एक है इस फॉर्मूले का प्रूफ, जो कहीं काम नहीं आने वाला, फिर भी वो भी एक सोचने का तरीका है कि पहली बार कैसे सोचा होगा किसी ने कि ऐसे। और फिर है कि क्वेश्चंस का कैसे फील करें या कैसे इससे अटैच होंगे। तो ये चीज है ना, जो फीलिंग, तो क्वेश्चंस फीलिंग से होंगे, मेथड से, इससे नहीं होंगे, प्रूफ से। पर फिर भी मैं प्रूफ बता रहा हूं। रीजन ये है कि वो भी तो एक सोचने का तरीका है, किसी ने पहले भी तो सोचा होगा, और ऐसा कुछ और आ जाए तो आप भी सोचो। बात ये तो है, सोचना सीख रहे हैं। तो देखिए, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं। तो प्रूफ के लिए देखिए, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, मतलब n समान वस्तुएं, तो क्या करोगे अगर r व्यक्तियों में बांटने, तो सोचो क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं। तो इसलिए यहां पे देखिए, अगर समान वस्तुएं हैं तो एक ही चीज का फर्क पड़ता है। इसका तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन से आदमी को कौन सी वस्तु मिली, फर्क इसका पड़ेगा कि किस आदमी को कितनी वस्तुएं मिलती है। अगर वस्तुएं समान होना तो एक ही चीज मैटर करती है कि आपको किस आदमी को कितनी वस्तुएं दी है, कौन सी वस्तुएं दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सबकी सब समान है। अरे रेडी वाला भी बोलता है कि कोई सा ही ले लो। अरे जब फ्रूट्स खरीदने जाते हो क्या बोलता है? कोई सा ही ले लो, सब सेम ही है। तो मतलब उस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता किसका, कि कौन सी वस्तु किसको दी है, क्योंकि वस्तुएं समान है। तो फर्क इसका पड़ता है कि किस आदमी को आपने कितनी वस्तुएं दी है। क्लियर है क्या? तो अब देखो क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए एक थॉट प्रोसेस देखो बिल्ड करते हैं। पहले प्रूफ बता रहा हूं, और प्रूफ का एक फीलिंग है अपना, बाकी क्वेश्चन का इससे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग फीलिंग है, क्वेश्चन करने वाली अलग फीलिंग है। तो देखिए इसका तो अपन क्या करते हैं, और क्वेश्चंस इतने सिंपल हो जाएंगे ना कि एक लाइन में आंसर आएंगे। कार्टेशियन डाल दो, ये डाल दो, कुछ नहीं, एक लाइन में, सिंगल लाइन में आंसर आएंगे। तो देखिए प्रूफ देखते हैं अपन।
तो क्या करते हैं, इसको अपन इन वस्तुओं को एक लाइन में रख देते हैं। ओ सबके सब समान है, तो मैं वस्तुओं का ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं ओ, और इनको मैंने एक लाइन में रख दी, इनको मैंने एक लाइन में रख दी। एन वस्तुएं थी, मैंने सबकी सबको एक लाइन में रख दी, समान थी इसलिए सबका नाम मैंने ओ रख दिया। अब ध्यान से सुनना, एक लाइन में वस्तुएं पड़ी हुई है, सबकी सब एक लाइन में लगा दी, एक ही तरीका लाइन लगाने, मेरे सब समान है, एक लाइन में मैंने अब मुझे ये बताओ तुम, अगर ये वस्तुएं मुझे दो आदमियों को देनी है तो क्या करोगे तुम? अगर ये वस्तुएं इस लाइन में पड़ी है, दो आदमियों को बांटना है तो क्या करोगे? बीच में एक जगह से बांट दोगे क्या, या बीच में एक पार्टीशन लगा दोगे क्या? अरे पार्टीशन मतलब ये कि कोई दीवार लगा दो बीच में। अगर दो आदमियों को ये वस्तु देनी है, मेरे को दो आदमी हो और उनको ये वस्तु देनी हो, तो कितना, एक पार्टीशन लगा दें क्या, या एक दीवार लगा दें क्या? एक दीवार लगा दें क्या बताओ? एक दीवार लगा दें क्या? अगर दो ही आदमियों में ये वस्तुएं बांटनी हो तो मैं क्या करूंगा? एक दीवार लगा दूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? एक लाइन में, एक रेखा में सब वस्तुओं को रख दिया। अगर दो आदमियों को देना है तो मैं एक दीवार बीच में लगा दूंगा क्या? देखो जैसे मैंने यहां दीवार लगाई तो इतनी वस्तुएं तो पहले आदमी को गई और इतनी वस्तुएं दूसरे आदमी को गई, क्योंकि वस्तुएं समान है तो ये तो मैं एक आदमी को दे दूंगा, ये दूसरे को दे दूंगा। क्लियर है क्या? अगर मैंने यहां दीवार लगाई, इसका मतलब ये वस्तुएं पहले आदमी को मिल जाएंगी, ये वस्तुएं दूसरे आदमी को मिल जाएंगी। क्लियर है क्या? तो अगर मेरे को दो आदमियों में बांटने थे तो कितनी दीवार लगाऊंगा? एक कहीं पे भी लगा सकता हूं मैं वो दीवार। क्या मैं ये दीवार यहां पे लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। अगर यहां दीवार लगाई, इसका क्या मतलब है? पहले आदमी को इसके पहले वाली वस्तुएं मिलनी थी, इधर तो है नहीं सर, तो जीरो मिल सकता है क्या पहले आदमी को? मिल सकता है, तो इसलिए पहले आदमी को जीरो वस्तुएं, दूसरे आदमी को पूरी मिल जाएगी। अगर मैंने यही दीवार यहां लगाई तो पहले आदमी को तो एक वस्तु मिल जाएगी और दूसरे आदमी को कितनी? बाकी बची हुई। अगर मैंने ये दीवार यहां लगाई तो क्या होगा? पहले आदमी को पूरी वस्तुएं मिल जाएगी, दूसरे आदमी को तो इसके आगे वाली थी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के जितने तरीकों से आप ये दीवार लगा पाएंगे उतने ही नंबर ऑफ तरीके हो जाएंगे क्या उनको बांटने के। तो ये तो तब था जब अपने को ये वस्तुएं दो व्यक्तियों में बांटना था, तो कितनी दीवारें लगाते? अपन एक दीवार लगाते। अगर मैं बोलूं तीन आदमी हो गए, तो अगर आदमी तीन हो गए तो, और व्यक्ति तीन हो गए तो कितनी दीवारें लगानी पड़ेगी? अगर इन वस्तुओं को एक रेखा में लगे कितनी दीवारें लगानी पड़ेगी? कुल दो दीवार। अगर आपने दो दीवार लगा दी, देखो एक तो मैंने लगा रखी थी, एक मैंने और लगा दी, तो क्या होगा इस बार? ये वस्तुएं पहले आदमी को मिल जाएंगी, ये वस्तुएं दूसरे आदमी को मिल जाएंगी, ये वस्तुएं तीसरे आदमी को मिल जाएंगी। मैं एक समान दीवारें लगा रहा हूं, एक दीवार लगाई, दो दीवार, तो दो दीवार लगाते ही ये वस्तुएं पहले को, ये दूसरे को, ये तीसरे को, तो तीन आदमियों में वस्तुओं को बांटना है तो कितनी दीवार लगा दोगे? बीच में दो, कहीं पे भी लगा दो, दो दीवार लगा दो। क्लियर है गया? और ये एक जैसी दीवार। अगर मेरे को आप बोलो चार आदमियों में बांटना होता तो कितनी दीवार लगाता मैं? तीन, मतलब एक कम लगाना पड़ता है क्या दीवार? तो अगर चार आदमी होते तो तीन दीवार, चार आदमी होते तो कितनी दीवारें होती? चार आदमी होते तो कितनी दीवारें होती? तीन दीवार। ये बात क्लियर है क्या? अगर चार आदमी होते तो तीन दीवार लगाता मैं, मान लो एक यहां लगा दी, मतलब यहां पे भी उबलने पड़ी है, तो ये चार आदमियों में बांटना होता तो तीन दीवारें। अब मुझे ये बता सकते हो क्या तुम, अगर मुझे उन वस्तुओं को आर आदमियों में बांटना हो, अगर आर आदमी हो गए अपने तो कितनी दीवारें लगाएंगे अपन? अगर आदमी आर हो गए तो कितनी दीवारें लगाएंगे बोलो? देखो चार के लिए तीन, तीन के लिए दो, एक दो के लिए एक, तो आर आदमी हो गए तो कितनी दीवारें लगाएंगे बोलो? आर माइनस वन, आर माइनस वन, आर माइनस वन दीवार लगाएंगे, आर माइनस वन दीवार। तो अगर आर आदमियों में बांटना हो तो ये सी कितनी दीवारें लगा देंगे? कितनी दीवारें लगा देंगे? ऐसे करके आर माइनस वन, तो ये कितनी है? आर माइनस वन दीवार। और ये सिक्के कितने हैं बोलो? एन, मतलब एन समान वस्तुएं हैं, ये एन वस्तुएं हैं, और ये भी समान है, दीवारें भी समान है, वस्तुएं भी समान है। मैंने जो दीवार लगाई है वो समान लगाई, नहीं तो आपको ये फर्क पड़ जाएगा ना फिर कि कौन सी दीवार के पहले वाले। तो मैंने सब कुछ समान लगाई है, जो सबसे पहली दीवार आएगा उससे पहले वाले जो जितने वस्तु होंगी वो एक को दे देंगे, इन दोनों के बीच में आएगा वो दो को दे देंगे, इन तीनों के बीच में आएगा वो तीन को दे देंगे। अब ये काम देखो क्या बोला मैंने कि अगर दो आदमी में बांटना है एक दीवार, तीन में बांटना है दो दीवार, चार में बांटना है दो दीवार, ऐसे ही चार में बांटना है तीन दीवार, ऐसे ही आर आदमियों में बांटना है तो आर माइनस वन दीवार, तो आर माइनस वन दीवार लगा दी। अब देखो जितने तरीकों से इन दीवारों को आप लगा पाओगे
उतने ही तरीके बांटने के हो जाएंगे क्या भाई? जहां जैसे मान लो ये दीवारों का जितने टाइप से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, क्रम से कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, उतने ही तरीके बांटने हो जाएंगे क्या? मतलब जैसे मान लो मैंने दीवारें ऐसे लगा दी, तो ये एक तरीका हो गया क्या कि पहले आदमी को सर 2 मिलेंगी, दूसरे आदमी को 2 मिलेंगी, तीसरे आदमी को 1 मिलेगी, इसके बीच में कुछ है वो उसको मिल जाएगी, इधर है वो उसको मिल जाएगी। तो बात समझ में आती है क्या? तो जितने प्रकार से इन दीवारों को आप व्यवस्थित कर पाओगे उतने ही तरीके आ जाएंगे क्या? मतलब जैसे एक तरीका, दीवार आपने लगाई एक तरीके से, तो वो एक ही तरीका, मतलब इधर वाली गेंदे दे देंगे पहले को, ये दूसरे को, ये तीसरे को, और ये दीवारें कैसे भी लग सकती है, एक के पास एक भी लग सकती है क्या? तो मतलब इन दोनों दीवार, पहले वाले को 2, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को, इन दोनों के बीच में कोई गेंद ही नहीं है, तो तीसरे वाले को 0 मिल जाएगा। मिल सकता है क्या? 0 मिल सकता है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, जितने प्रकार से इन दीवारों और इन गेंदों को व्यवस्थित कर पाओगे, वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाओगे, उतने ही तरीके देने के हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। तो बताओ आपके पास n वस्तुएं समान और r-1 समान दीवार लगाई अपन ने, तो कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हो? तो कुल कितने? व्यवस्थित करने के तरीके कितने आए बताओ? व्यवस्थित करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके, एक रेखा में व्यवस्थित कर रहे हैं अपन, और अपने पास क्या है? n तो वस्तुएं समान और r-1 दीवारें, तो कुल कितनी आ गई? n प्लस r-1। कुल वस्तुएं इतनी हैं, कुल वस्तुएं इतनी हैं, कुल वस्तुएं कितनी है? ये हैं, और उनमें से n एक समान है और r-1 एक समान है, तो n एक समान है तो n का फैक्टोरियल, और r-1 एक समान है तो r-1 का फैक्टोरियल। तो देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला ही है n प्लस r-1 c r-1, ये इसका फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मेट में अपन देखेंगे इसको। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। देखो ध्यान, हाँ अब यहां पे गड़बड़ भी हो सकती है क्या कि कुछ बच्चे मेरी तरह कुछ भी नहीं समझ में आए, तो बिल्कुल सही है बच्चे, अगर अपन उस लेवल से बात करें तो फिर ये फॉर्मूला आपके लिए, मतलब आपके लिए ये प्रूफ कोई काम का नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पर जितनी बातें बोली है उतनी ठीक है, सुन लो, हाँ ऐसा होता है। बाकी 99% क्वेश्चन विदाउट इस प्रूफ के हो जाएंगे। हाँ कहीं IIT एडवांस वाले को चाहिए कि कुछ उसको करना है तो वो कर सकते, बाकी सब हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसी को मैं सोचने का एक और तरीका बता देता हूं आपको, हालांकि वो थोड़ा सा और कई बार सिंपल होता है, कई बार टफ होता है, तो कुछ बच्चे उससे भी रिलेट कर पाएंगे। ये वाला तरीका फिनिश हो चुका है, व्यवस्थित करने के तरीके, कुल का फैक्टोरियल अपॉन जितनी वस्तुएं समान थी अपॉन जितनी वस्तुएं, और ये इसी का फॉर्मूला, वापस खोल के देख लेना। क्लियर है? दूसरा तरीका देखो, मैं क्या बोलता हूं कि यहां से यहां तक कुल कितने प्लेस हो गए, कुल कितनी जगह, कुल जगह कितनी होगी, मतलब दीवार और इनको वस्तुओं सबको मिला के कुल कितनी जगह यहां से यहां तक, दीवार को मिला के, जगहों को मिला के, मतलब कितनी जगह पे अपन चीजें रखेंगे भाई। अपने पास n तो वस्तुएं और r-1 दीवारें, तो कुल जगह कितनी चाहिए होंगी इनके लिए, कुल जगह कितनी चाहिए होंगी? n प्लस r-1, कुल जगह इतनी चाहिए होगी क्या? कैसे बच्चों? देखो अपने पास कितनी n वस्तुएं, r-1 दीवारें, तो इन दोनों के लिए मुझे कितनी जगह चाहिए? यहाँ पे कितनी जगह चाहिए मुझे? यहाँ पे n प्लस r-1, तो भाई n तो ये, और इनको जोड़ा है, कुछ नहीं किया मैंने। अब मुझे बताओ, ये कुल इतनी जगह आपके पास इस रेखा में थी, इन जगहों में से कितनी जगह पे आपको दीवारें लगानी है? कितनी अरे दीवारें तो लगाई आपने, वस्तुओं को तो पहले रख दिया था, फिर आपने क्या करा था? दीवारी तो लगाई थी, वस्तुओं को तो जैसे भी रखा था आपने, ये कुल जगहों में वस्तुओं को रख दिया, फिर बची हुई जगह में वस्तुएं में आप क्या दीवारें तो लगा रहे हो? और या ऐसे सोच सकते हो भाई, कुल इतनी जगह, पहले आप दीवारें लगा दो, और फिर जो जगह बचे उस पर वस्तुएं डाल देना, वो तो एक ही तरीका हो। तो इतनी जगहों में से कितनी जगह पे दीवारें लगानी है? r-1 जगह पे दीवार लगा दो, पहले r-1 जगह पर दीवार लगा दो आप तो मतलब कुल जगह इतनी है, इनमें से इतनी जगह पे दीवार लगाना है, तो क्या करें? इनमें से इतनी जगह जितने प्रकार से सेलेक्ट कर पाएंगे, इतनी जगहों में से जितने प्रकार से इतनी जगह सेलेक्ट कर पाएंगे, तो n प्लस r-1, इनमें से कितना लेना? अरे जगह तो अलग अलग ही ना, r-1, तो इन इतनी जगहों में से r-1 जगह सेलेक्ट करनी है। क्यों?
कि वहां पे अपन दीवार लगाने वाले हैं, और उसके बाद दीवारें लगा दी, जो जगह बची उन पे बॉल डाल दो एक एक, वो तो एक ही तरीका होगा क्या, तो बॉल डाल दो। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी फीलिंग ये भी दे सकता है अगर आप थोड़ा सा पूरे लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो। दूसरा तरीका सोचने का कि क्या, कि देखो मुझे दीवारें लगानी है r-1 तो, और n मुझे वस्तुएं वहां पे रखनी है, ये बात थी क्या। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने दीवार लगा दी। दीवार कैसे लगाई मैंने, कुल जगह थी उनमें से r-1 जगह चुनी और वहां पे एक एक दीवार लगा दी। भाई सब समान है तो एक ही तरीका। फिर जो जगह बची उनमें एक एक वस्तु डाल दी, तो ये भी तरीका ठीक है क्या, अब मिल जाएगा, बस खत्म। तो इसलिए काम की बात क्या है, ये दोनों मेथड से आप रिलेट कर पाओगे, और भी कई तरीके से हो सकता है। बाकी देखो, अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं तो ना तो ये काम आएगा कभी, ना ही ये काम आएगा। और ये क्वेश्चंस हो गए एक एक लाइन में सोल्व होंगे, अब वो सुन लो कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो पहला तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, अगर ऐसा दिखे कि n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में बिना प्रतिबंध बांटना है, और यहां पे काम की चीज ये है कि समान वस्तु है, तो देखो क्या लिखोगे तुम, n वस्तु है और व्यक्ति कितने बच्चे r, तो यहां पे लिखोगे तुम r-1, और जितने वस्तुएं बांटना है आपको, जितनी वस्तुएं आपको बांटना है वो यहां पे ऐड कर देना। ये फॉर्मूला हमेशा ऐसे याद रख लेना, अपने आप ही याद रह जाएगा। कि C जितने आदमी है, कितने r आदमी, तो r-1, C r-1, r-1। अब जितनी भी वस्तुएं बांटने हो बच्चे वहां प्लस n कर देना। C r-1 और r-1 है, जितनी वस्तुएं बांटना है वहां पे प्लस r कर देना। तो फॉर्मूले को लिखने का या याद करने का बेस्ट वे ये है। और राज लिखा हुआ है, इसका मतलब, राज का मतलब जानते ना आप, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना, ये मैथ का राज है, तो इसलिए ध्यान रखना। इसके बारे में मैंने बता रखा डिटेल में कि लोगों के नंबर क्यों नहीं आते। कुछ चीजें याद करने वाले होते हैं, उनको याद करना होता है, कुछ चीजें समझने वाले होते हैं, उनको समझना होता है। तो ध्यान रखें, ये फॉर्मूला आप याद रखें। तो ये तो हुआ कि कितने तरीकों से कर सकते हैं, इतने तरीके। पर ये क्वेश्चन बच्चे, यही क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये सीधा सीधा लिख के दे देगा, फिर तो कोई कर ही आएगा, ये फॉर्मूला चिपका देगा। तो यहां पे अब एक बहुत गजब की चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन, कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, मतलब इसको कितने टाइप की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इस पे बनती है, और इससे इतनी खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम्स हैंडल करना बताऊंगा, जो अगर आप सिंपल पीएनसी से लग जाओगे ना, समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस ये फील करने वाले हैं आप कि ये मेथड, ये प्रूफ हो गया, ये एक कहानी थी, ये हो गया, ऐसे ऐसा हो सकता है। अब जो रियलिटी है कि प्रॉब्लम का आंसर कैसे निकालें, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है वास्तविकता से। ठीक है ये बात, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन कि इसको फील कैसे करें। तो फील कैसे करें, तो वो इधर आओ। मैं क्या बोलता हूं, एक बार इसको रहने दो, जो भी लिखा रखा है रहने दो। अपने पास क्या थे, अपने पास क्या थे, अपने पास थे n वस्तु, n समान वस्तुएं, और r व्यक्तियों में बांटना था, बिना प्रतिबंध बांटना था। तो ध्यान से सुनना, इसका मैथमेटिकल मॉडल करते हैं, जो कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। तो इसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है कि मैंने मान लिया पहले व्यक्ति को x1 वस्तुएं मिली। क्या है ये x1? मैंने मान लिया कि पहले व्यक्ति को x1 वस्तुएं मिली, पहले व्यक्ति को x1 वस्तुएं मिली। क्या माना है मैं देखो भाई, अगर समान वस्तुओं का वितरण करना है तो एक ही चीज काम की होती है, क्या, कि किस व्यक्ति को कितनी वस्तुएं मिल रही है, कौन सी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने माना कि पहले व्यक्ति को x1 वस्तुएं मिली। x1 का मतलब 2, 4, 6 जो भी है, मतलब x1 नंबर ऑफ वस्तुएं मिली पहले को, मतलब पहले आदमी को कितनी वस्तुएं मिली, x1। ऐसे ही मैंने मान लिया दूसरे को कितनी मिली, दूसरे व्यक्ति को x2 वस्तुएं मिली। क्लियर है ये बात?
तीसरे आदमी को, और ऐसे ऐसे करते आरवें आदमी को XR वस्तुएं मिली। तो ये मैंने मान लिया। मैंने क्या माना कि देखो किसको कितनी वस्तुएं मिली यही तो डिपेंड कर रहा था, इसी पे तो सब कहानी थी। तो मैंने ये मान लिया कि पहले आदमी को कितनी वस्तुएं मिली X1, दूसरे आदमी को X2, तीसरे आदमी को XR। और एक बात मुझे और बता दो तुम, ये X1 X2 X3 क्या हो सकते हैं? X1 X2 X3 इनके मान क्या क्या हो सकते हैं? मुझे ये बता दो बस आपको कि सर इनका मान, इनमें से किसी का भी मान 0 हो सकता है क्या सर? कि किसी आदमी को 0 वस्तु भी मिल सकते हैं, क्योंकि बिना प्रतिबंध बांट रहे हैं। तो इनका मान क्या क्या हो सकते हैं? इनके मान हो सकते हैं 0, 1, 2, मतलब कुछ भी n तक, मतलब n तक कुछ भी हो सकते हैं इनके मान। मतलब एक व्यक्ति को सबकी सब वस्तुएं भी मिल सकती है क्या? तो मतलब ये X1 X2 X3 XR इनके मान क्या हो सकते हैं? किसी का मान 0, किसी का 1, किसी का 2, किसी का n भी हो सकता है। या मैं थोड़ा और अच्छा बोल दूं इसको, तो XI बिलोंग्स टू W बोल दूं क्या? XI बिलोंग्स टू W। W का क्या मतलब है? कि इनका मान 0 या 0 से बड़ा होगा। मतलब ये कैसे होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी क्या? ये कैसी होंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी क्या? पूर्णांक संख्याएं, या इनको बोल देंगे क्या? पूर्णांक। जिनका मान 0 या 0 से बड़ा उनको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव पूर्णांक। तो नॉन नेगेटिव मतलब अऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक नहीं है, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। तो अऋणात्मक पूर्णांक है ना, नॉन नेगेटिव बोलते हैं भाई, नॉन नेगेटिव क्यों बोलते हैं? ये समझते हैं क्या नॉन नेगेटिव? मतलब ऋणात्मक नहीं है, ये तो जानते होंगे यार, पूर्णांक का दूसरा नाम होता है ऋणात्मक नहीं है। मतलब 0 या धनात्मक है तो उसको बोलते हैं अऋणात्मक, है ना, अऋणात्मक पूर्णांक। मतलब XI का मान क्या हो सकता है? अऋणात्मक पूर्णांक। तो अब सुनो, ये तो बातें थी, मैंने ये माना। अब मुझे एक बात तुम ये बता दो, मैं ये लिख दूं क्या कि देखो इन सब का योग सर X1 प्लस X2 प्लस X3, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, चलो यहाँ मैं सर ऐसे लिख दूं क्या? X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस 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 XR इक्वल टू n आएगा। ये लिख सकते हैं क्या? क्यों सर? कि सर जो इनको वस्तुएं मिली इन सब का योग तो कितना होना चाहिए? n। भाई कुल वस्तुएं कितनी? n ही तो देनी थी। मैंने माना इसको इतनी मिली, इसको इतनी मिली, इसको इतनी मिली, इसको इतनी मिली, तो कितनी वस्तुएं? इन सब का योग तो n ही आना चाहिए क्या? n ही आना चाहिए था क्या? तो मैंने ये माना। अब इस काम को करने के कितने तरीके आए थे अपने, अभी तो देखा था। अरे वो तो है, मैंने बस बोल दिया आपको कि पहले को X1 मिली, दूसरे को X2 मिली, तीसरे को X3 और इसको XR, और टोटल कितना है? n। तो मतलब यही तो काम किया था अपने उधर, अभी जो किया था कि किसको कितनी वस्तुएं दी, वही तो काम कर रहे थे पार्टीशंस। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? इसका मैथमेटिकल मॉडल ये बना देंगे कि पहले व्यक्ति को X1 नंबर, दूसरे को X2, तीसरे को X3, इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यही है क्या कि सर इसका मतलब यह है कि इन n वस्तुओं को इन r व्यक्तियों में बांटना है क्या? इन n वस्तुओं को, देखो ये n वस्तुएं रही और ये r आदमी रहे, ये तो मेरे r व्यक्ति हो गए और ये मेरी n समान वस्तुएं। इसका मतलब यही है क्या बच्चे? इन n समान वस्तुओं को इन r व्यक्तियों में बांटना है, इन n समान वस्तुओं को इन r व्यक्तियों में बांटना है, यही मतलब है क्या? हाँ यही है, यही तो मतलब है। देखो अपन ने यही तो माना है। तो मतलब इसका मैथमेटिक्स में जाएंगे तो मतलब इसका मॉडल ऐसा कर लिया कि ये r व्यक्ति और ये n वस्तुएं, इनको इसमें बांटना है, और किसी को कितनी भी मिल सकती है, तो इसका आंसर क्या आया था बच्चे? इसका आंसर मैंने लिखना सिखाया था क्या? R-1, और जितनी वस्तुएं बांटना था आपको बिना प्रतिबंध, जितनी वस्तुएं बिना प्रतिबंध बांटना तो वो यार, तो इसका ये मतलब हो जाएगा क्या? तो हमेशा अगर ऐसा करना हो, देखो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीधा फॉर्मूला चिपका पाओगे, नहीं आएगा, ये मान लो बात। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या हुआ था। ये थी बराबर n, तो इसका मतलब है कि ये n वस्तुएं और ये r आदमी इनमें बांटने। तो इसके तरीके में अभी भी प्रूव करके आया था कि ये है क्या। तो मेरे को अगर ऐसे कभी दिखे कि n वस्तुएं r आदमी में बांटना है,
तो मैं सीधा सीधा ये लिख दूंगा। मेरे लिए क्या है, ये मैथमेटिकल मॉडल बना दिया मैंने उस प्रॉब्लम का कि सर x1 प्लस, पहले को x1 वस्तुएं मिली, दूसरे को x2, तीसरे को x3 और लास्ट आरवें व्यक्ति को xr। तो इन सब का योग क्या होना चाहिए n। और यहाँ पे x1 x2 x3 ये क्या है, ये जो xi इनको बोल सकते हैं अपन एक साथ, ये क्या है बच्चे, ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं। मतलब क्यों है ये पूर्ण संख्या, क्योंकि किसी आदमी को कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है, ये बात क्लियर है क्या। अब इसको दूसरा मीनिंग बता रहा हूं, ये यहां का मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा आपका कि ये चीज आपने अभी तक सोची क्या। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आज, तो क्या किसी को प्रॉब्लम होगा। इसको देखो, ए जो है ये समीकरण है, ये समीकरण है, और यहां पे x1 x2 x3 के मान क्या हो सकते हैं, 0 से a। तो मैं ये लिख दूं क्या, इस समीकरण के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, समीकरण के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। अगर ध्यान से देख रहे हो तो देखना, हलों की संख्या बराबर यही हो जाएगा क्या, सी r माइनस वन, और यहां पे क्या लिख दोगे बच्चे, n। यही हो जाएगा क्या, देखो भाई, यहां से जो मान आने वाले थे बच्चे, वो क्या आने वाले थे, इनके मान यही क्या। तो मतलब ये जो बांटने के तरीके थे वही इस समीकरण के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। तो इसका ये मीनिंग समझ में आया क्या, ध्यान से देखना, बहुत सिस्टेमेटिक किया है, धीरे करके 2 बार देख लो, ध्यान से देखना, ये चीजें सब अपने पास थी। तो मतलब इसको अगर मैं बांटता तो मेरे को क्या मिलता कि x1 x2 x3 के मान जितने भी संभव थे वो सब मिलते क्या, और वो मान सब कैसे मिल रहे थे, अऋणात्मक पूर्णांक। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, अगर मैं इस समीकरण के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या निकालूं तो वो इतनी आएगी, या ऐसा बोलूं, ये वो चीज है कि n समान वस्तुओं को इनमें बांटने के तरीके। अब तुम बोलोगे सर ये वाला थोड़ा सा पच तो नहीं रहा, अगर आप इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यही आने वाला है। फिर भी अगर और अच्छा चाहिए आपको तो मैं ये बता सकता हूं, देखो आप तो ऐसे बना लो, इस n को क्या लिख लो, 1 1 1 1 और 1, इसको ऐसे n बार लिख लो। अब देखो पूर्णांक हल चाहिए तो क्या करोगे, ये n एक समान वस्तुएं आ गई क्या, इनको इनमें बांट दो। देखो 1 1 1, पूर्णांक हल चाहिए तो छोटा से छोटा जो मिलेगा वो एक ही मिलेगा क्या बच्चे, तो इसलिए मैंने इस n को लिख दिया 1 1 1 1 n बार। तो अब देखो ये n समान वस्तुएं दिख रही है क्या, और इनको आर व्यक्तियों में बांटना है क्या, तो वही बात है। तो पूर्णांक हल चाहिए तो इसको ऐसे समझ के कर सकते हो, बाकी ये दोनों फीलिंग आपको रहनी चाहिए कि n समान वस्तुओं को आर व्यक्तियों में बिना प्रतिबंध, ध्यान रखना, बिना प्रतिबंध का क्या मतलब था, बच्चे, बिना प्रतिबंध का मतलब ये था कि किसी को कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखे कि समान वस्तुएं हैं, कुछ लोगों में बांटना है, तो उसका मैथमेटिकल मॉडल लिख लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल मॉडल ये होगा। अब इसके 2 मीनिंग मैंने बता दिए हैं, इसका मतलब है ये n समान वस्तु r व्यक्तियों में बांटना, या फिर ये जो तरीके हैं वही तरीके हैं जो इस समीकरण के ऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या। तो ये और ये इसका अपने को याद रहेगा। अब बात आती है कि सर कुछ प्रतिबंध भी तो आते हैं पीएनसी में, कि कम से कम 1 मिले, कम से कम 2 मिले, ऐसे बांटो कि कोई खाली हाथ ना जाए। तो भैया समान वस्तुएं ना, तो एक राम मंत्र बता देता हूं मैं आपको कि पूरे प्रॉब्लम्स इसी सूत्र से हो जाएंगे, बस ध्यान रखना, आप वो मेथड बाद में जाके असमान वस्तुओं पे लगाने लग जाएंगे तो वो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। असमान वस्तुएं, विभिन्न वस्तुओं के लिए ये काम नहीं करेगा, और अगर समान वस्तुएं हैं तो यही काम करेगा। बस एक ये सूत्र और एक ये,
कोई भी प्रॉब्लम लाके दो, मुझे हमेशा सॉल्यूशन दूंगा। केवल एक ये सूत्र और एक ये, इसको पढ़ लो क्या बोल रहा है। यदि वितरण पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई प्रतिबंध हो तो उसको संतुष्ट करे, सर्वप्रथम उसको संतुष्ट करे, बाद में बिना प्रतिबंध बांटे। तो अपना एम एक ही होना चाहिए कि कुछ भी हो, अगर वो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई प्रतिबंध दे रहा है तो उसको संतुष्ट करवा दो। जैसे बोल रहा है कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, तो पहले सबको एक एक वस्तु दे दो, क्योंकि देने का एक ही तरीका है। क्यों एक ही तरीका है? क्योंकि वस्तुएं समान है। कोई सी वस्तु दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, पर ऐसा असमान वस्तुओं में मत कर देना। सबसे ज्यादा बार गलती यही करते हैं। तो ये है किसके लिए? केवल और केवल समान वस्तुओं के लिए। अगर आप समान वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं और उस पर कोई प्रतिबंध दिख जाए तो सबसे पहले उसी को निपटा दो, सबसे पहले उस प्रतिबंध को ही निपटा देना, काम हो जाएगा। एक ये सूत्र और एक ये, खत्म। अब ये समझने वाला या समझाने वाला काम सही समाप्त हो चुका है। अब अपन इनका अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए अपन डिफरेंट सिनेरियोज हैं पूरे की, किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स और एडवांस वाले प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो देखिए बच्चे, पहला है, अब ये जो फॉर्मूले नहीं है ये समझ में आना चाहिए अपने को। बस ये जो मैंने बोला कि प्रतिबंध सबसे पहले संतुष्ट करा देना, तो उसकी बात बता रहा हूं मैं। n समान वस्तु को r व्यक्तियों में बांटना के तरीके, तो सीधा लिखेंगे ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xr इक्वल टू n। ये लिखोगे सबसे पहले ये लिखोगे। अगर आपको ये दिख गया n समान वस्तुएं r व्यक्तियों में बांटना है, मैथमेटिकल लिख दिया कि पहले व्यक्ति को x1, दूसरे को x2, तीसरे को x3 और सबका योग n। अब क्या बोला? यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक, इसने बोल दिया कि सबको, अरे कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, प्रत्येक को कम से कम एक देना है, दे दो, इसको एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक। तो कितनी वस्तुएं बच गई बच्चे? n माइनस आर। क्यों बची n माइनस आर? क्यों बची n माइनस? अरे आर वस्तुएं तो मैंने बांट दी। लो यार, क्या याद रखोगे? तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। तो यहां बहुत सिंपल है, समान वस्तुएं बहुत सिंपल है। तो क्या करा मैंने? जो प्रतिबंध था मेरे पास, प्रत्येक को कम से कम एक मिले, सबसे पहले उसी को निपटा डाला, सबको एक एक दे दी। अरे यही तो थे, सबको एक एक दे दी, यही तो अपने लिए आदमी है। बावड़े फोटू, अरे सर क्या करोगे सर, यही आदमी है अपने लिए। तो इनको एक एक दे दी, तो कितनी वस्तुएं बची? n माइनस आर। अब इनको बिना प्रतिबंध बांट दो, बिना प्रतिबंध बांट दो। ये बात बोली थी क्या? अगर कोई प्रतिबंध आए तो उसको सर्वप्रथम संतुष्ट कर देना, काम हो जाएगा। अब बाकी को बिना प्रतिबंध, तो बिना प्रतिबंध बांटना है तो कितने आदमियों में बांटना है मेरे को? वस्तुएं कितने आदमियों में बांटना है? आर में। तो यहां क्या लिखूंगा? r माइनस वन। यहां क्या लिखूंगा? r माइनस वन। अब यहां पे क्या लिखता हूं मैं कि कितनी वस्तुएं बांटनी है? बताओ कितनी बांटनी है? क्या n वस्तुएं बांटनी है मेरे को? ना, अरे कुछ तो बांट दी मैं पहले ही। तो कितनी वस्तुएं बांटनी है? n माइनस आर। तो यहां लिख देना n माइनस आर। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, प्रोसेस याद रखना है, कोई काम का नहीं है। और ऐसे फॉर्मूले याद रखने लग जाओ तो IIT नहीं कर रहे अपन, फिर ध्यान रहे। हाँ, तो ये फॉर्मूला नहीं, प्रोसेस याद रखो। क्या बोला? एक एक वस्तु सबको दे दो, उसके बाद जो बच गई उनको बिना प्रतिबंध, और बिना प्रतिबंध बांटने के लिए अपने पास सूत्र है बेगर्स मेथड। क्या? C r माइनस वन, और जितनी वस्तुएं बांटनी है वो यहां लिख देते हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। अब है ये, इनका भी कुछ याद नहीं रखना, एज ए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कुछ याद नहीं रखना इनका। तो बोलो इसने समीकरण के अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या क्या आएगी? बोलो क्या आएगी? पहले का क्या आएगा इसका? x1 प्लस x2 प्लस 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 xr इक्वल टू n। तो अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या, तो वो ये कि बिना प्रतिबंध, n को बिना प्रतिबंध बांट दो, तो क्या आ जाएगा? CR। अरे बेगर्स मेथड ये क्या? अभी तो बताया था। खत्म। अरे उसी का तो मीनिंग है, ये अऋणात्मक पूर्णांक हलों की संख्या चाहिए। बच्चे कुछ नहीं करना, बेगर्स मेथड का फॉर्मूला लगा देना, ऋणात्मक। अब दूसरे में क्या बोल दिया? लो कर लो बात। दूसरे में बोल दिया कि इसके धनात्मक चाहिए, तो क्या करोगे? धनात्मक चाहिए तो मैं ये बोल दूं क्या, यहां तो क्या क्या आ सकता था? इसका मान 0 भी हो सकता था, इसका मान 0, और हो सकता है इसको मैंने सब दे दी। पर इस बार क्या चाहिए बच्चे? इस बार चाहिए कि धनात्मक, तो मतलब है
किसी का मान जीरो नहीं हो सकता, जीरो धनात्मक तो नहीं होता, जीरो नहीं होता। इसका मतलब कम से कम एक तो सबको मिलना ही चाहिए क्या, यही मतलब। अरे धनात्मक का मतलब सबका मान कम से कम एक तो होना ही चाहिए क्या, सबका मान कम से कम एक तो होना ही चाहिए क्या। तो एक दे दो, एक दे दो, एक एक सबको दे दो, एक एक सबको दे दो। बोलो प्रतिबंध संतुष्ट हो गया क्या, प्रतिबंध संतुष्ट हो गया क्या, सबको एक एक दे दिया तो सबका मान एक एक तो हो ही गया क्या। अब जो बची हुई है उनको बिना प्रतिबंध बांट दो, क्या आएगा बोल, r-1। कितने लोगों में बांटना है, r लोगों में, तो यहाँ r-1 और प्लस कितनी वस्तुएं बांटनी है इस बार, n-r, तो ये n-, तो ये अल्लाह खत्म। तो ये कुछ याद नहीं रखना, बस एक चीज याद रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है, बेगर्स मेथड होता है। और इसको समझाने का तरीका भी मैंने बताया, इसको क्या लिख लेना, एक 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 एक, तो ये अपने लिए n समान वस्तु, आधा 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 लिख लो सर। अरे बाबू ध्यान से सुनो, अगर अपने को पूर्णांक हल चाहिए तो कम से कम जो दे सकते हैं वो एक ही दे सकते हैं, है ना, तो वो ध्यान। तो ये तो था थ्योरी का पार्ट। बाकी ये देखो, ये ना याद रखना, बस देख लो कि हाँ प्रतिबंध आता है तो उसको कैसे संतुष्ट कराते हैं। बाकी अभी अपन यही संतुष्ट कराएंगे। तो थ्योरी क्या हुई, थ्योरी ये हुई कि अगर कभी दिखे n समान वस्तुएं r व्यक्तियों में बांटना है तो इसका मैथमेटिकल मॉडल लिख लिया। इसके बाद में तो इस मैथमेटिकल मॉडल में ये चीजें बहुत अच्छे से छाप लेना, और इसी का दूसरा मतलब ये भी निकाल सकते हैं। और अगर प्रतिबंध आया तो उसको सर्वप्रथम संतुष्ट करेंगे, बाद में बिना प्रतिबंध बांट देंगे। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, बिना प्रतिबंध बांटने का फॉर्मूला है, ये याद रखना। कोई प्रतिबंध नहीं है, और कोई प्रतिबंध नहीं मतलब किसी व्यक्ति को कितनी भी वस्तुएं मिल सकती है, 0 1 2 3, जो उसका लक है उतनी वस्तुएं उसको मिल जाएंगी। ठीक है क्या, अब चलते हैं। अब बोलोगे सर ये बैगर मेथड कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो ये देखो बच्चों, ऐसा था कि जैसे अपन बांटते हैं तो वो दिमाग में वही आता है, कहाँ बांटना है, कुछ सिक्के बांटते हैं तो कहाँ बांटते हैं, बेगर्स में, तो उनको थोड़ी जरूरत होती है। और या फिर कंबल बांटनी है तो कहाँ बांटते हैं, बेगर्स में मेनली। तो बांटते तो हर जगह है, पर ज़्यादातर वो वहीं फीलिंग आता है कि अब बेगर्स के लिए क्या होता है ना, कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा सिक्का दिया है, उनको ये फर्क पड़ता है कि उनको कितने, जैसे अपन भाई समान सिक्के हैं अपने पास, 5 के ही सिक्के हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे वाला सिक्का पुराना है कि क्या नया है, उनको इतना मिलता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के मिल जाए, है ना। तो इसलिए मतलब उनको किससे मतलब है कि मेरे को कितने मिले, उससे मतलब नहीं है कि मेरे को कौन सा 5 का सिक्का मिल रहा है। ये बात क्लियर, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए वो नाम कर दिया विचारों के नाम पे, तो फेमस हो गया, फिर वो भिखारियों में बांट रहे और बांटा करो, है तो वो तो अलग बात है। 10 एक समान सिक्कों को, 10 क्या है, एक समान सिक्के हैं को 3 भिखारियों में बांटने के तरीके ज्ञात करें। 3 भिखारियों में, तो क्या दिमाग में आना चाहिए, 10 एक समान है, कुछ बांटना है, कुछ बांटना है कितने, 10 एक समान सिक्कों को 3 भिखारियों में। तो क्या मान लें, x1 + x2 + x3। सबसे पहला काम, पहले भिखारी को x1 सिक्के मिले, दूसरे को x2, तीसरे को x3, कुल कितने सिक्के बांटने, 10। पहले में बोल रहा है बिना प्रतिबंध बांट दो, पहला बोल रहा है बिना प्रतिबंध, तो बिना प्रतिबंध कितने लोगों में बांटना है। देखो r का मान कितने लोग हो गए अपने लिए, अरे r का मान 3 है क्या इस बार, और ये n का मान है क्या, ये तो था n समान वस्तुओं को r व्यक्तियों में, तो r का मान कितना हो गया 3, n का मान कितना हो गया 10। बाकी ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार फिर भी लिख देता हूं, कितने लोगों में बांटना है r में, तो r-1 प्लस यहां क्या लिखते हैं, जितनी वस्तु बांटनी होती है। इसके लिए क्या है बच्चे, n का मान तो 10 है और r का मान कितना है 3, तो 3 - 1 c 3 - 1, तो कितना हो गया बच्चे 12c2, 12c2 का मान कितना हो गया 12 11 1 2। अरे ये मान तो निकालने आते ना इतना जल्दी, तो 66। पहला वीडियो देख लेना अगर इतना जल्दी आंसर नहीं आ रहा तो, ठीक है ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या बोल रहे हैं, दूसरे में बोल रहा है प्रत्येक भिखारी को कम से कम एक सिक्का मिले। कंडीशन आना शुरू होगी, प्रत्येक भिखारी को कम से कम एक सिक्का, तो प्रतिबंध आया क्या, प्रतिबंध आया तो सबसे पहले उसी को संतुष्ट कराओ। क्या करो, ये तो इधर तो फर्स्ट हो गया भाई, अब प्रतिबंध आ गया कि सबको, प्रत्येक को, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, तो एक एक दे दो इनमें से। तो कितने सिक्के बच्चे बोलो, 10 में से 3 सिक्के बांट दिए, एक ही तरीका था, सब समान थे,
तो कितने सिक्के बचे? 7। इनको बिना प्रतिबंध बांट दो, इनको बिना प्रतिबंध बांट दो, बस बिना प्रतिबंध बांट दो। तो बताओ कितने सिक्के बांटने हैं अपने को बिना प्रतिबंध? 7 ही क्या? अरे 3 सिक्के तो पहले ही बट चुके, तो कितने लोगों में बिना प्रतिबंध बांटने? कितने? 7 सिक्के। तो क्या लिखूंगा मैं? r-1। r कितने लोग हैं? 3, तो यहां लिखूंगा 3 - 1, यहां लिखूंगा 3 - 1। कितने सिक्के बांटने हैं बोलो बच्चे? कितने सिक्के बांटने हैं सर? 10। ना ना ना, 3 तो बांट चुके। कितने सिक्के बांटने? 7। बिना प्रतिबंध कितने सिक्के बांटने हैं? 7। तो यहां 7 करना, ये बात समझ, ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। ये आंसर है, ये आंसर है। तो कितना हो गया बच्चे? तो 9C2, 9C2 का वैल्यू 9 8 9 चौक 36, तो 36 9 8 बटा 2, अरे 9 गुणा 8 बटा 1 गुणा 2, तो 9 चौक 36 आंसर आ जाएगा। देखिए इतना, तो मतलब केवल इतना चीज आपको लिखना है, कितना ही भयानक से भयानक क्वेश्चन आ जाओ सीधा आंसर आएगा। कौन से पार्टीशियन लगा रहे हो? लगा लिया जो लगाना था। अब फीलिंग चाहिए मेरे को कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी कैसे लाऊं, नहीं तो पार्टीशियन लगाते ही रह जाओगे और वो तो एक क्वेश्चन है बाकी। तो इसलिए ध्यान से देखो कि मेरा आंसर कैसे जल्दी आ रहा है, वो सब समझ लिया। अब देखो इसी को, अब चलते हैं हम कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं वो देखिए। दूसरा, प्रत्येक भिखारी को कम से कम 2 सिक्के मिले, कम से कम एक का तो सूत्र याद कर लेते। इसका क्या करते हैं? तो सीधा कितने भिखारी? x1 + x2 + x3, 3 भिखारी कितने देने हैं? 10। इस बार क्या बोल रहे हैं? 2 देने, कम से कम 2 मिले, सबको 2 दे दो। सबसे पहले प्रतिबंध संतुष्ट करा दो। 10 में से 2 दे दिए, कितने दे दिए? 6 तो दे दिए, कितने बचे? 4। इनको बिना प्रतिबंध बांट दो, इनको बिना प्रतिबंध बांट दो, इनको बिना प्रतिबंध बांट दो। तो 10 सिक्के थे, सबको कम से कम 2 मिलना चाहिए। तो समान वस्तु में अगर कम से कम आता है, कोई भी प्रतिबंध आता है, सीधा संतुष्ट करो। तो क्या आ जाएगा बच्चे? कितने में बांटना है? 3 लोगों में। तो क्या लिखूंगा? C 3 - 1 3 - 1। कितने बांटने हैं बच्चे? कितने बांटने हैं बच्चे? 4। 4 को ही बांटना है ना, 6 तो बांट ही दिया आपने। अरे भाई 10 थे टोटल, 2 तो दे ही दिए, तो 4 बचे 4 को। तो कितना आ गया बच्चे? कितना आ गया? 6C2, 6C2 कितना होता है? 6 5 बटा 2, 6 30 15, 15 तरीके खत्म। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा जाएगा ही नहीं। और जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें यहां लिख दो। तो ये याद रख लेना, बिना प्रतिबंध बांटने के क्या तरीके होते हैं? सीधा आ जाएगा। तो ये इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। समीकरण के लिए पूर्णांक हलों की संख्या याद करें। समीकरण के लिए पूर्णांक हल, ध्यान से सुन लेना, पूर्णांक हल चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है 11th में जब आया हो तब करवाया गया हो, वो 2 के लिए करवाया था, उस टाइम ही पसीने आ गए थे। अब ये देखो इसके कितने तरीके आएंगे। तो इसने बोला है समीकरण के लिए पूर्णांक हलों की संख्या। अगर समीकरण के लिए पूर्णांक हलों की संख्या बोलता है तो वो बेगर्स मेथड ही है क्या? बेगर्स मेथड ही है, हाँ बिल्कुल। तो मतलब वो दोनों चीजें सेम ही होती है। तो x + y z। पहले में क्या बोला? पहले क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? पहले में क्या बोला है? वे अऋणात्मक हो। अऋणात्मक मतलब पूर्णांक हल है अऋणात्मक। अऋणात्मक का मतलब उसका मान 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अऋणात्मक का मतलब, अऋणात्मक का मतलब क्या हो गया? x y z, इनका मान क्या हो सकता है? 0 1 2, जो भी हो सकता है, 20 तक कुछ भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे x y z का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी, मतलब कोई प्रतिबंध ही नहीं है क्या? तो ये तो बिना प्रतिबंध हो गया क्या? तो मतलब ये तो बेगर्स मेथड ही हो गया। क्यों? क्योंकि देखो किसी को कितना भी मिल सकता है, किसी को कितना भी मिल सकता है, 0 भी 1 भी 2 भी, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। तो बिना प्रतिबंध क्या आएगा? 3 - 1 3 - 1, और ये कितना आ जाएगा? 20। 20 वस्तुएं बांटनी है, तो ये आ गए खत्म। तो 22C2 आंसर 22 गुणा 21 गुणा 1/2, तो 11 गुणा 21 कर लेना, ये जितना भी आ रहा है कर सकते हैं क्या? हाँ। दूसरा क्या बोल रहे हैं? तो इतना जल्दी हो जाएगा। दूसरे में क्या बोल रहा है? बोल रहे हो बच्चों वे धनात्मक हो। तो x + y + z, x + y + z = 20, धनात्मक मतलब प्रतिबंध आ गया धनात्मक, मतलब उसका मान 0 नहीं हो सकता। तो बिना प्रतिबंध बांटते तो इसका मान 0 भी आ जाता। तो अब 0 नहीं हो सकता, मतलब कम से कम इनका मान 1 1 होना चाहिए क्या? तो 1 1 दे दो। कितने बचे? 17 ही बचेगा। तो 17 को बिना प्रतिबंध बांट दो। तो क्या बांटोगे? 3 लोगों में बांटना है, तो r - 1 और +17। तो ये कितना हो गया बच्चे? 19C2।
तो इसका आंसर हो जाएगा 19 गुणा 18/2। 18/2 तो 19 गुणा 9, जो भी है कर लेना। हाँ इतना, हाँ इतना ही है। कौन से पार्टीशन लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? तो ध्यान दो, वे धनात्मक हो। इसके बाद में ये, तो इस बार तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड 20 तो दिया ही था अपने को। अब क्या बोल दिया कि x का मान x y z, इसका मतलब ये भाई देखो x भी ग्रेटर देन 3 चाहिए, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 चाहिए और z भी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x का मान 3 या 3 से बड़ा, y का मान 3 या 3 से बड़ा, z का मान भी 3 या 3 से, तो सबको कितने कितने देने पड़ेंगे, 3 3। अगर बिना प्रतिबंध बांट दोगे तो यार इसको 0, इसको 0, इसको 20 मिल गया, वो तो काम के तरीके नहीं है ना। बिना प्रतिबंध का मतलब 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, कुछ भी। इसने बोला कि x y z तीनों का मान 3 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसको भी 3 देना पड़ेगा, इसको भी 3 देना पड़ेगा, इसको भी 3, तो कंडीशन संतुष्ट हो जाएगी। 3 3 आपने दे दिया, उसके बाद अगर आप किसी को 0 देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 3 दे दिया तो कितने गए, 9 गए, कितने बचे, 11 बचे। 3 3 आपने अगर दे दिया इनको, तो अब आप बिना प्रतिबंध बांट दो ना, 17 के 17 इसको दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, इसको 3 मिला, इसको 3 मिला, इसको कितना मिल गया, मतलब सॉरी 11, इसको 3 मिला, इसको 3 मिला, इसको 11 दिया तो इसको 14 मिल गया। तो मतलब कंडीशन तो संतुष्ट हो ही गया, मतलब जो प्रतिबंध आए सबसे पहले संतुष्ट कराओ, फिर बिना प्रतिबंध बांटेंगे, बिना प्रतिबंध बांटेंगे बैगन मेथड से। तो कितने में बांटना है 11 को, 3 लोगों में, 3 लोगों में बांटना है, 3 - 1 3 - 1, और यहाँ क्या कर दें, कितने का बांटना है 11 को, तो ये कितना आ गया 83 को। बस आंसर निकाल लेना, यही आंसर है। और इसमें क्या बोल रहा है, चौथे में क्या बोल रहा है बच्चे कि x का मान 2 से बड़ा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, तो x का मान 2 से बड़ा, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार नहीं बहुत शानदार क्वेश्चन। इसको करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है, दोनों ही बात मैं बोल सकता हूँ। बहुत मुश्किल इसलिए कि अगर आप पहली बार करें और ऐसा क्वेश्चन फंस गया तो समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है, वो लगा दिया तो फिर तो पता ही नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए इसको इस मेथड से करना है। तो देखिए इसका ये तो हो ही रखा है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। इसने बोला x का मान 2 या 2 से बड़ा, तो इसको मैं आपको पहले तो एक तरीके से बताता हूं। देखो तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, x का मान देखो पूर्णांक है, 2 से बड़ा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख सकता हूं क्या, x का मान 2 से बड़ा है तो उसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, वो 3 या 3 से बड़ा ही होगा। क्यों जनाब, कि सर वो पूर्णांक है, मतलब 2 से बड़ा है तो फिर वो 3 ही होगा। तो अब इसको ये लिखा, इसको भी ये लिखा हुआ है। अब सर करेंगे इसको मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देखो -3 से बड़ा है मतलब -2 के बराबर, ये समझ में आता क्या। अगर z पूर्णांक है -3 से बड़ा है, कितने से बड़ा है, -3 से बड़ा है, तो मतलब -3 से बड़ा तो -2 लिख दूंगा। अब इनको देखो एक चीज लाते हैं, x -3 इधर लाओ, y + 2 को इधर ले आओ और z + 2 को इधर ले आओ। अब इसको रख दो t1, तो t1 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसको भी रख दो t2 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसको रख दो t3 मतलब t1 किसको रख दिया, इसको t2 रख दिया और इसको t3 रख दिया। तो ये अपने आगे देखो t1 भी धनात्मक है, t2 भी धनात्मक है, t3 भी धना मतलब 0 या 0 से बड़ा है। तो t1 t2 t3 के आगे 0 या 0 से बड़े आगे, मतलब अगर अपन t1 t2 t3 बोले, t1 t2 t3 तो ये क्या होंगे, मतलब बिलोंग्स टू w है क्या। बस अब देख लो t1 का मान कितना है, t1 का मान कितना है, यहाँ पे t1 का मान कितना आएगा, इसको t1 के बराबर करोगे तो अपने को तो इसमें रखना है ना x का मान, तो x - 3 बराबर t1, तो x बराबर 3 + t1, और ऐसे ही इसको करो तो y बराबर t2 - 2 आ गया, और z बराबर क्या आ गया बच्चे, z बराबर क्या आ गया, t3 - 2। तो ये तो पहचान पाओगे ना, यहीं से लाया मैं इसको, इसके बराबर इसको। अब ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू 3 + t1, y का वैल्यू t2 - 2, z का वैल्यू t3 - ना कुछ गड़बड़ कर दिया, -2, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं। तो ये t3 - 2, और इस वाली समीकरण को थोड़ा अच्छे से लिखोगे, इस समीकरण को अच्छे से लिखोगे तो क्या दिख रहा है, ये देखो t1 + t2 + t3, तो t1 + t2 + t3 ये कितना है 3 और -4, तो इधर कितना है बच्चे,
इधर कितना है 3 और माइनस का 4, तो कितना है माइनस का 1 है क्या, तो उधर ले जाएंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब देखो T1 T2 T3 तो W थे, तो अगर ये समीकरण है तो इसको बिना प्रतिबंध बांटते क्या, ध्यान से देख लो T1 T2 T3, T1 T2 T3 कैसे थे, T1 T2 T3 कैसे थे बच्चे, T1 T2 T3 कैसे थे, होल नंबर, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, तो बिना प्रतिबंध बांटेंगे तो C 3 - 1 3 - 1 और यहाँ पे 21, तो बच्चे कितना आया 23C2, ये आंसर। तो एक तरीका था जो बच्चे सिस्टेमेटिक समझ पाएंगे वो है कि पहले इक्वल टू वाला ले आओ, फिर जो ये आया था इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, इसको T3 मान लो, T1 मान लो, T2 मान लो, T3 मान लो, T1 T2 T3, क्लियर है, T1 T2 T3 मान लो तो काम हो जाएगा। अब अपन है, अब इसी को समझने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, पर वो कई बार लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए देखिए अगर ये ही था तो इसको मैं ऐसे सोच सकता था कि x का मान तो 3 या 3 से बड़ा, मतलब x को तो 3 देना ही पड़ेगा, x को तो 3 देना ही पड़ेगा, और y का मान -2 या 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा भिखारी है कि मेरे से 2 सिक्के ले भी सकते हो तुम, देने वाला भिखारी है। देखो अगर पॉजिटिव होता तो लेने वाला, ये बोल रहा है मेरे को 3 दे दो, ये बोल रहा है मेरे से 2 ले भी सकते हो तुम, तो ले भी सकते हो मतलब यहां मैं -2 लिख सकता हूं, और ये भिखारी भी ऐसा है कि तुम 2 सिक्के मेरे से ले जाओ यार, क्या मैं तो दिलदार है भाई, दिलदार है, 1 लाइक तो बनता है उसके लिए, ले जाओ, हाँ ऐसे होते हैं। तो देखो ध्यान से, ये देने वाला है -2 दे देगा, तो मतलब है कुल मिला के अगर आप बात करें तो मैंने इसको 3 दिए, इससे मैंने देखो इधर x को 3 दिए तो 17 हो गए, पर इससे 2 लिए, इससे 2 लिए, तो कुल कितने हो गए मेरे 21 हो गए क्या, मैंने x को तो 3 दिए पर y और z से मैंने 2 ले लिए, तो मैंने 4 लिए और 3 दिए, तो मेरे पास 21 हो गए क्या, 21 सिक्के बांटने क्या। अब देखो प्रतिबंध संतुष्ट हो चुका है, कैसे भाई x बोल रहा था मेरे को 3 देने, मेरे को कम से कम 3 चाहिए, वो ये भिखारी बोला अरे ले जा यार, हमसे ले जा, क्या फर्क पड़ता है, तो इसलिए ये बोला 2 मैं दे सकता हूं, ये भी 2 दे सकता है, तो कितने आ गए अपने पास सिक्के 21। अब 21 को बिना प्रतिबंध बांट, तो इनमें 21 को बिना प्रतिबंध बांटने का यही तरीका है क्या बच्चे, देख लो, अरे 21 को बिना प्रतिबंध बांटना है 3 लोगों में, तो प्रतिबंध ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस आएगा दिमाग पे, बाकी इससे कर लेना। बाकी ये देखो कि x > 3 होता है मतलब इसको 3 चाहिए, और ये 2 दे सकता है मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा, तो देख लेना, क्लियर है क्या, मैंने इनमें से 3 सिक्के दिए पर 4 ले लिए, तो टोटल ओवरऑल मेरे पास 21 हो गए, 21 को 3 में बिना प्रतिबंध बांटने के यही तरीके। ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ गई क्या। तो ऐसे कोई भी कितना भी खतरनाक कंडीशन दे दे तो अपन कर लेंगे क्या। अब ये क्वेश्चन है, अब और भी खतरनाक कंडीशन दी है इसने, और भी खतरनाक क्या दी है, x + y + z, x + y + z कितना था बच्चे 20 था। इसने क्या बोल दिया, y और z में तो देखो कोई कंडीशन नहीं है, y और z तो धनात्मक वाला ये तो क्या है बिलोंग्स टू w है क्या, कोई प्रतिबंध नहीं है, इनको 0 मिल जाए या 0 से बड़ा मिल जाए कोई प्रतिबंध, पर x पे भयानक कंडीशन है, मतलब x से क्या होना चाहिए 2 से बड़ा और 4 से छोटा। इस चीज को कैसे करें, इस चीज को कैसे करें, तो x का संभव मान क्या क्या है, अगर x पूर्णांक है तो x का संभव मान यही है क्या, 2 3 या 4, तो 3 या 4, x बहुत चूजी हो गया। वैसे तो देखो बेगर्स इतने हो नहीं सकते, पर ये तो बहुत ही खतरनाक वाला चूजी है, मतलब ना या तो मैं 2 ही लूंगा या तो मैं 3 ही लूंगा, मैं ज्यादा मतलब मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को पेट पालना है, बस 2 या 3 सिक्के दे दो मेरे को काम हो जाएगा, क्लियर है क्या बोल रहे हैं, 2 या 3, ज्यादा भी नहीं लूंगा मैं, मेरी तो भाई मेरे को कम से कम 2 चाहिए, और 4 दे दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, एकदम मस्त रहूंगा। तो इसलिए ये क्या बोल रहा है कि 3 दे दो या 4 दे दो, मेरे 3 दोगे तो मेरा काम चल जाएगा और 4 दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। तो अब कैसे संतुष्ट कराएं, अब सोचो इसको कैसे संतुष्ट कराएं, इस टाइप से संतुष्ट कराना कि अपने पास कोई कंडीशन ना बचे, इसको सोचो। इतनी देर क्या कर रहे थे कि वो बेगर मान रहा था कि मेरे को 2 या 2 से ज्यादा दे दो, तो आगे कुछ कंडीशन नहीं था, पर इसने तो ये भी बोल दिया कि मैं 3 या तो 4, मतलब या तो मेरे को 3 दो या तो मेरे को 4 दो।
ऐसा करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, केस ही बनाना पड़ेगा। केस पहला कि x को आप 3 दे दो, और केस दूसरा कि x का मान 4 दे। अब केस बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम सोच के देख लो कैसे संतुष्ट कराओ। तो केस बना लिया, x का मान 3 दे ही दिया, x को अगर 3 दे दिया तो y प्लस जेड को कितना देना बचा? x को आपने 3 दे दिया तो y प्लस जेड ही बचा। भाई x तो बाहर ही हो गया, 3 लिया भाग गया, क्या बात। तो x को 3 दे दिया तो कितने बचे मेरे पास? 17। तो 17 को, इनमें तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है, 17 को बिना प्रतिबंध बांटो, पर कितने में बांटो? 2 में, वो भाग गया 1 लेके। तो 17 को बांटते हैं 2 में, तो क्या बोलोगे? C 2 माइनस 1 और प्लस कितने को बांटना है? 17। तो कितना हो गया? 18 C 1, तो 18 वेज आ गए। और ऐसे ही x को 4 दे दो, x को 4 दे दिया तो y प्लस जेड के पास कितना बचा? y प्लस जेड 4 दे दिया तो 16। तो 16 को 2 में बांटना है बिना प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो कितना? C 2 माइनस 1 प्लस कितना बांटना है? 16। तो ये कितना हो गया? 17 C 1। तो कितने तरीके हो गए? 17। तो कुल तरीके कितने हो गए? आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्लस 17। अरे 2 केस बने, केस तो हमेशा जुड़ते हैं, तो 35। तो 35 वेज आएगा। तो ऐसे काम अपन छोटा मोटा कुछ दिक्कत आ रही हो तो केस वेस बना के हैंडल कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी ही कोई दिक्कतें आ रही हो तो केस वेस बना के हैंडल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? ये बात क्लियर है क्या? तो बिल्कुल अच्छे से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि छोटे मोटे केस बनाने पड़े तो बना लो। अरे बेगर बहुत काम की चीज है। अब आते हैं इसके दूसरे रूप पे। अपन यहां तक तो बिल्कुल सबको फीलिंग भी आती है और 3-4 फॉर्मूले लिखवा दिए जाते हैं तो समझ में भी आता है। अब ये कि इसको कहां कहां लगा सकते हैं, तो ऐसी अनगिनत जगह है जहां पे इसको लगा सकते हैं। तो अब आइए अपन चलते हैं उन पे। 10 समान सेब है, 5 समान केले हैं, 3 समान संतरों को 3 भिखारियों में बांटना है। तो सबसे पहला काम x प्लस वाई प्लस जेड बांटना तो है। 3 भिखारी आए, 3 भिखारियों में बांटना है तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया मैंने। पर इस बार दिक्कत कर दी इसने। 10 समान सेब दे दिए, 5 समान केले दे दिए और 3 समान संतरे दे दिए, और आगे भी कुछ बोल दिया बांटने के तरीके। करें यदि प्रत्येक को कम से कम 1 सेब मिले। हाँ 1 सेब मिलना ही चाहिए, अरे भूखा ना मर जाए कोई, 1 सेब मिलना ही चाहिए। इसको सोचो जरा, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का एवरेज क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा है। देखो इस बार अपने को, हाँ पीएनसी में ये बात अपनी है कि काम करना है उसके बारे में सोचो। आप काम करना है उसके बारे में सोचो। तो यहां कितना लिख दूं? क्या मैं ये लिख दूं यहां 18? नहीं, 18 लिखते ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये सेव तो समान है पर ये तो समान नहीं होंगी, और ना ही ये समान होंगी, तो 18 तो नहीं लिख सकता। मतलब एक साथ तो काम नहीं हो रहा। तो फिर थोड़ा सा सोचो बच्चे, इस काम को अपन ब्रेक करते हैं। पहले सेवों के बारे में सोचते हैं, पहले सेवों को बांट देते हैं। पहले सेव बांट देते हैं, बाद में केले बांट लेंगे, बाद में संतरे बांट लेंगे। तो पहले सबसे पहले काम में चलते हैं अपन सेव बांट लेते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, सर्वप्रथम अपन सेव की बात करते हैं। सर्वप्रथम अपन सेव की बात करेंगे। तो सेव की बात करेंगे तो बोलो x प्लस वाई प्लस जेड, सेव का बांटने का काम। सबसे पहले सेव वाला कटोरा उठाओ और बांटना शुरू करो। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। अब क्या बोला है? प्रत्येक को कम से कम 1 सेव मिले। तो सेव जो भी है देख लेना भाई, 1 मिले तो कितनी बची? 7। तो 7 सेव में बची। अब देखो एक प्रतिबंध आया था, उसको मैंने संतुष्ट कर दिया। देखते सबको 1 सेव दे दिया, ले जाओ ऐसे करो। अब ये 7 बचे, इनको मैं बिना प्रतिबंध बांट सकता हूं। तो कितने लोग हैं? 3 माइनस 1, और ये कितना है बताओ? 7। तो 7 तो कितना आ गया बताओ? 7 9 C 2, तो 9 इंटू 8 बटा 2, तो 36 आ गया। अरे ये तो कर लोगे। तो सेव बांट चुके अपन, सर्वप्रथम सेवों का काम खत्म कर चुके हैं। तो सेव का बांट दिया। अब किसका क्या नंबर ले लें? अब किसका नंबर ले लें? केलों का। तो केले लाओ भाई, केले लाओ। केले लाएंगे तो क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को कितने केले हैं? 5। तो 5 एक समान केले हैं और 3 लोगों में बांटना। कोई प्रतिबंध है केलों पे? ना, कितने भी दे सकते हो, किसको जो चाहे वो दे सकते हो बिना प्रतिबंध। तो C 3 माइनस 1, कितने बांटने बच्चे? 5। खत्म। तो ये कितना आ गया? 7 C 2, 7 6 2 21, 7 21 आ जाएगा। 7 6 बटे 2 21। ऐसे ही संतरे बांटने,
संतरे बांटने हैं तो बोलो x प्लस वाई प्लस जेड। कितने संतरे हैं अपने पास? 3। तो 3 संतरे हैं तो बिना प्रतिबंध बांट दो, 3 ही लोगों में बांटना है और यहाँ पे 3। तो कितना आ गया बच्चे? 5C2 आ गया। 5C2 5C2 कितना होता है? 10। 5/4/2 10। तो ये है, अपन ने काम को करना था कि ये सब बांटने, तो अपन ने लाइन वाइज लाइन एक एक काम को आराम से सोचा, चलो पहले यार सेव का निपटाते हैं, फिर केलों का, फिर संतरों का। तो अपना काम पूरा कब हो जाएगा? जब अपन सेव भी बांट देंगे, केले भी बांट देंगे, संतरे भी बांट देंगे। तो अपना काम क्या होगा? आंसर क्या होगा कि मेरे को सेव बांटने हैं तो 36 तरह के, फिर सेव बांट, क्या मेरा काम हो गया? क्या ये ऑप्शन है ना? आपको सेब भी बांटना है, केले भी बांटना है, संतरे बांटने हैं। सेब बांटूंगा, फिर केले बांटूंगा, फिर संतरे बांटूंगा। तो ये आपका, ये तीनों काम, देखो आपका जो काम है वो पूरा कब होगा? जब आप ये तीनों काम कर लोगे, जब आप ये तीनों काम कर लोगे। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए। केले बांटने थे, मतलब ऐसे बहुत सी चीजें आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले सेब बांट दे, फिर केले बांट दे, संतरे, खुश रहो यार। ऐसे तो एक साथ कैसे दे दोगे? तो काम एक आपको दिया जाता तो ऐसे ही करते क्या? पहले सेब निपटाते हैं, फिर केले, फिर संतरे। और सर हम तो पैकेट बना के देने की सोच रहे थे। बच्चे पैकेट बहुत मुश्किल बनते हैं, उनमें बहुत जोर आता है, और वो केवल और केवल एक ही जगह बनाने पड़ते हैं जब वस्तुएं अलग अलग हो। तो यहाँ पैकेट वैकेट मत आ जाना, नहीं तो धुआं निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रहो, समान वस्तुएं हैं तो बहुत सिंपल काम है। ये रहा, कौन सी? किटकेट नहीं सही, 5 स्टार ना, डेयरी मिल्क चाहिए सर उसके लिए। हाँ तो चलो ठीक है। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 10 किटकेट है, 5 डेयरी मिल्क है, 5 5 स्टार है, 3 कैडबरी। यदि समान प्रकार के चॉकलेट एक समान है, मतलब जो 10 किटकेट है वो एक जैसी है, और 5 डेयरी मिल्क एक जैसे है, ये एक जैसे। अब ये क्या बोल रहा है बंदा? तो चुनने के तरीके, 2 चॉकलेट चुननी है आपको। आपको क्या चुननी है? उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? बांट रहे थे। अभी तक अपन बांट रहे थे, अब अपने को क्या करना है? चुनना है। चुनने के लिए क्या है? देखो एक डिब्बा पड़ा है, उसमें 10 किटकेट है। एक दूसरा डिब्बा है, उसमें 5 डेयरी मिल्क है। एक और डिब्बा है जिसमें 2 5 स्टार है, और एक डिब्बा और है जिसमें 3 कैडबरी। 3 कैडबरी, ध्यान से सुनना। एक डब्बा किटकेट का, ये, और इनमें समान वस्तुएं पड़ी। अब अपने को इनमें से चुनना है, तो मैं क्या करूंगा? अब इसमें मॉडलिंग करना बहुत आसान है। देखो अगर चीजें समान है तो अपने को किससे फर्क पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज कितनी ले रहा हूं, कौन सी चीज कितनी ले रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें से कौन सी ले रहा हूं। तो मैंने मान लिया इसमें से x1 लिया, इसमें से x2 उठाया, इसमें से x3 उठाया, इसमें से x4 उठाया। तो कितना आना चाहिए? पहले मैंने पहले डब्बे से x1 उठाई, दूसरे से x2, तीसरे से x3, चौथे से x4। तो कुल कितना आना चाहिए बच्चों? कितनी चॉकलेट चाहिए थे? कुल 2। पता है? देखो ध्यान से देखो, मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्या बोला कि मैंने बोला इससे x1 उठाई, इससे x2 उठाई, इससे x3, इससे x4। और अब तुम सोचो कि अगर मैं इनको बिना प्रतिबंध बांटता हूं, मतलब सबका योग तो 2 ही आना चाहिए, 2 चॉकलेट चाहिए ना पहले में। अरे 2 ही, क्या बात कर रहे हो सर, सब उठा लेंगे हम तो। हाँ ठीक है, पैसे खुद को देने। अरे सर 2 ठीक है, तो एक उसके लिए, एक उसके लिए। हाँ तो ठीक है, उसको तो वो पसंद है सर, उसको वो पसंद है, उसका एक ही तरीका सर, क्या बात कर रहे हो। तो देखोगे ना, वो बकवास छोड़ो। तो क्या करोगे तुम? अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर। अब मेरे पास क्या है? मैं इसमें से कितनी भी चॉकलेट ले सकता हूं, मतलब, और इसमें भी, इसमें। तो मतलब मेरे को 2 चॉकलेट लेनी, तो मैं कहीं से भी उठा सकता हूं। मतलब कुल मिला के इनका मान कुछ भी हो सकता है। क्या? इनका मान कुछ भी हो सकता है। तो क्या करो? 2 को बिना प्रतिबंध बांट दो। मतलब इस समीकरण के अऋणात्मक मूलों की संख्या चाहिए आपको, अऋणात्मक मूलों की संख्या, अऋणात्मक मूलों की संख्या। क्यों अऋणात्मक मूलों की संख्या? ये होगी ना, एक तरीका ये, जब आपने 2 यहां से उठा ली, 0 0 0, थोड़ा समझने की कोशिश करो। या फिर ऐसा हो सकता है आपने 2 की 2 यहां से उठा ली, बाकी से 0, या फिर 2 की 2 यहां से, बाकी से 0, या 2 की 2 यहां से, बाकी से 0, या फिर एक इसमें से एक इसमें, या फिर एक इसमें से एक इसमें, या फिर एक इसमें से एक इसमें, या फिर एक इसके साथ इसके साथ।
तो ये तरीके हैं। तो कुल मिला के इनके मान कुछ भी हो सकते हैं क्या? इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। किसी का मान 0 हो सकता है, किसी का 1, किसी का 2, मतलब इनके मान 0 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये, इसको इनमें बर्ना प्रतिबंध बांटते हैं तो क्या आएगा बता? कितने लोग हैं? 4। तो 4 - 1, 4 - 1 कितने का बांटना है? 2 को। खत्म। तो ये तो ऋणात्मक हलों की संख्या आ गई थी तो कोई दिक्कत नहीं आया। कितना आ गया? 5C3। 5C3 कितना होगा? 5 4 1 2 10 होता है। 10 तरीके खत्म। और कुछ 5C3 10 ही होते हैं ना भाई, 5 4 1 तो 10 तरीके। ये बात क्लियर है। अब बात आती है, अगर ये 3 चॉकलेट बोलता है तो क्या दिक्कत है? अगर ये दूसरे पार्ट में बोल रहा है x1 + x2, वही बात है अपने तो, x3 + x4, कितनी चॉकलेट चाहिए इसको? 3 चॉकलेट चाहिए। इस बार 3 चाहिए, तो क्या मैं इस बार बिना प्रतिबंध बांट दूं? इनका अगर मैं अपूर्णांक हलों, ऋणात्मक हलों की संख्या निकालूंगा तो क्या आएगा? बच्चे कि सर 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है और कितने? 3 को। तो 3 तो कितना आ जाएगा? 6C3। क्लियर है क्या? 6C3, 4 लोग तो 4 - 1 4 - 1 कितनी को बांटना है? 3 को। अब देखो यहाँ पे सोचने समझने वाली बातें आ जाती है थोड़ी। थोड़ा सा मैं एक झलक दिखाता हूं आपको। अगर आपको 3 चॉकलेट उठानी थी, आपने तो बिना प्रतिबंध उठा ली, और या फिर इसके ऋणात्मक हलों की संख्या लिख दिया, तो एक हल ऐसा भी लिखा होगा क्या, जब यहां से 5 स्टार से आपने 3 चॉकलेट उठा ली होगी और उनसे 0 उनसे 0 उनसे 0। एक तरीका ये भी आया क्या, जब आपने तीनों चॉकलेट यहां से उठाई हो, पर क्या आप यहां से तीनों चॉकलेट उठा सकते हो? यहां तो चॉकलेट ही 2 है। अरे दुकान वाले के पास खत्म ही हो गई। ध्यान से देखना, अगर मैं इसके ऋणात्मक हलों की संख्या लिखा तो ऐसा भी आएगा क्या कि आपने यहां से 3 चॉकलेट उठा ली, पर 3 तो है ही नहीं इसके पास। तो 3 तो है ही नहीं, तो ये तरीका नहीं चलेगा क्या? ध्यान से सुन लेना, ये वाला आपने ऋणात्मक हलों की संख्या निकाली तो एक बार यहां 3 भी आया होगा और बाकी तो सब 0 0 ही रहे। एक बार यहां 3 आया, बाकी तो सब 0 0 ही रहे। तो मतलब ये तरीका तो गलत हो गया भाई। ये तो गलत हो गया ना कि मैं यहां से 3 तो चुन ही नहीं सकता। क्या और कहीं प्रतिबंध है? और कहीं नहीं है। देखो यहां से 3 ले सकते हो, यहां से 3 ले सकते हो, यहां से 3, मतलब इस वाला एक ऐसा तरीका काउंट कर लिया कि यहां से आप 3 चुन ही नहीं सकते थे। तो वो एक ही तरीका है, यहां से 3 लोगे, बाकी जगह से यहां से 2 लिया होगा तो यहां से 2 तो ले सकते हो। तो इसलिए एक ऐसा तरीका आ गया जो आपका गलत तरीका है, तो इसलिए कुल माइनस वो 1 करना पड़ेगा। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? 6C3। तो 5 4 20, तो ये 19 वे आ जाएंगे या 19 तरीके आ जाएंगे। तो इसके ध्यान से सुन लेना, 19 तरीके क्यों आ गए? 6C3, 6 5 4 1 2 3, तो 6 से 20 19, 19 तरीके इसके आगे थे और उसको कितने तरीके थे? 10 तरीके। तो ये बात तो क्लियर है। तो अब क्या होने लग जाएगा, इसमें जो अपन ने पढ़ा है बेगर्स मेथड, इसमें कहीं कहीं दिक्कतें आने लग जाए, कहीं कहीं। अभी अपने को 3 चॉकलेट उठानी थी तो एक ही दिक्कत थी। अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो अपन मेट देते हैं, अरे वो माइनस कर देते हैं, टोटल माइनस अनफेवरेबल कर देते हैं। तो अगर इतनी होती तो मैं इसको माइनस कर देता, मतलब एक ही केस था, उसको देख लिया और माइनस कर दिया। भाई यहां से 3 चॉकलेट नहीं उठा सकते थे, बाकी तो कोई कंडीशन ही नहीं था, तो एक केस था उसको माइनस कर दिया। बाकी अभी मेरे को इनमें से 5 चॉकलेट उठानी हो, तो इन चॉकलेटों में से 5 चॉकलेट उठानी हो तो 5 चॉकलेट ये रहा। और ये कैसा क्वेश्चन है? एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन, मतलब एडवांस का। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका अपन वीडियो नंबर 11 में देख चुके हैं, तो वहां से आपको फील आना चाहिए वीडियो नंबर 11, समान वस्तुओं का क्रम से कुछ को लेकर। तो वहां पे एक बहुत अच्छा तरीका देखा था, उससे कर सकते हो, पर उससे लेंदी जाएगा। लेंदी तो ये दोनों से ही जाने वाला है। और एक तरीका बच्चे और होता है, ये जो बेगर्स मेथड है, ये मल्टीनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस है। पर अपने सिलेबस में जो चीजें हैं वो 99% चीजें बेगर्स मेथड से ही निपट जाती है। इसलिए क्योंकि मल्टीनोमियल थ्योरम आप लगाने लग जाओगे तो उससे सब क्वेश्चन कर सकते हो, पर ये चुन्ने मुन्ने क्वेश्चन वहां पे इतने इतने बड़े आते हैं, तो इसलिए वो नहीं लगाते। तो अपन कर उल्टा रहे हैं क्या
कि बेगर्स मेथड से अपन 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, और 1% प्रॉब्लम्स जो बहुत टफ बनाई जाती है जैसे ये, तो उनके लिए अपन मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। तो उसको अपन बाद में देखेंगे, पर ये पता होना चाहिए कि हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही कंडीशंस आ जाएं तो या तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन या तो मल्टीनोमियल थ्योरम। इसलिए यहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम एक चीज होता है, मल्टीनोमियल, जो आगे बताया जाएगा, बाकी उसका यूज अपन ज्यादातर नहीं करेंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चंस करे हैं ये सब बेगर्स मेथड के। अगर बहुत खतरनाक कंडीशन आ जाए, बहुत केस बनने लग जाए, इसमें बहुत केस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि देखो, आप अगर बिना प्रतिबंध बांट दोगे ना x1 प्लस x2 प्लस x3, बहुत केस बनने लग जाएंगे। 5 लेनी थी, तो अगर आप बिना प्रतिबंध बांटोगे तो ये तरीके भी गलत है। फिर जब आपने यहां से 5 ले ली, ये भी गलत है। फिर वो तरीके भी गलत है, जब यहां से 4 ले ली, यहां से कितनी, वो भी गलत है। फिर यहां से 3 ले ली, वो भी गलत है। तो बहुत तरीके माइनस करने पड़ेंगे, तो केस इतने बन जाएंगे कि सीधा सीधा कर ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा तो आप इसको हैंडल अभी तो इससे कर सकते हो, बाकी मल्टीनोमियल की बात करेंगे। तो इसलिए यहां पे बहुत से केस ऐसे बन जाएंगे जो आपके काम के नहीं। क्लियर है क्या? तो ये पार्ट फर्स्ट है इसका, जिसमें अपन कैसे फीलिंग लेना है। और अब इससे अपन फर्स्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट, जिसमें एडवांस लेवल के खतरनाक क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना वो सीखेंगे। तो ये डीपीपी जैसा होता है वो अच्छे से करिएगा। और ये इसके आंसर्स नहीं आ रहे क्यों भाई? कि आंसर मतलब ये आंसर है। तो देखो, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो आईआईटी का, और दिक्कत आती, सब कुछ है यहाँ पे जो आपको चाहिए। वीडियो देखो, कहीं दिक्कत आए तो उसके लिए, या फिर डीपीपी करो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वो करो। और फिर अगर वीडियो डीपीपी कहीं कोई दिक्कत आई तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास मिल रही है, फ्री लाइव क्लास, कि आप मेरे साथ आके बातें कर सकते हो, और ऐसा हो रहा है। और इसको ज्वाइन करने के लिए या तो गूगल मीट यूज कर लेना, और हो सकता है ये तरीके बाद में ना काम करे तो फिर अपन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगा कि अब ऐप के थ्रू, क्योंकि गूगल थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है उधर, तो ऐप के थ्रू भी अपन ने शुरू कर दिया क्लासेस। फिर भी दिक्कत आए और आप रियल में तैयारी करना चाहते हो, ये नंबर है, इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। अब वो टाइम आ गया है, अगर अच्छा लगा और यहां तक आ गए तो अच्छा ही है। एक वीडियो और देखो, और फिर देखो, कहीं से भी आप खोज लो। अगर आपको इतना सिस्टमेटिक, देखो बच्चों होता क्या है, प्रॉब्लम्स वही रहते हैं, कंसेप्ट वही रहता है, बच्चे कैसे पकड़ पाते हैं, तो कि कितना सिस्टमेटिक है। और देखो, क्वेश्चन कोई भी समझा देगा, कि बच्चे सोचना कब सीख जाए, मेन बात वो है। तो अगर आप बच्चों को सिस्टमेटिक, तो मैंने वो कोशिश की कि आपके लेवल पे जाके आपको बता कि कैसे सोचते। क्लियर है क्या? तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी लोगों को देखो। और अभी मैं देख रहा हूँ हिंदी वाले ये थोड़ा सा अभी भी डर रहे हैं बच्चे, तो डर रहे हो तो देखो फिर वीडियोज नहीं आएंगी।